सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित कविता गीत अगीत के अंतिम पद्यांश की व्याख्या करेंगे इस वीडियो में, और साथ में अभ्यास कार्य भी करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस पद्यांश का जो ऊपरी हिस्सा है उसकी व्याख्या करवाई थी एवं कठिन शब्दों के अर्थ दिए थे। तो आइए आज इस पद्यांश की व्याख्या करते हैं और अभ्यास कार्य करते हैं। वह गाता पर किसी वेग से, जो शुक है वो शुकी को अपने मन के भाव बता रहा है। वेग का अर्थ होता है तेजी से, उसके मन में जो भाव उठ रहे हैं वही भाव तेजी से गीत के माध्यम से व्यक्त हो रहे हैं। फूल रहा इसका अंतर है, जो शुकी बैठी है उसका अंतर मन जो है उन भावनाओं से फूल रहा है, अर्थात उसके मन में भी वो भावनाएं उमड़ रही हैं। गीत अगीत कौन सुंदर है, तो बताओ जो शुक गीत गा रहा है तीव्र गति से उठते हुए भावों से, वो सुंदर है, या शुकी जो उन गीतों को सुन रही है और उसका अंतर्मन फूल रहा है, अर्थात उसके अंतर्मन में भी वही भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो इन दोनों में से कौन सुंदर है? तो बच्चों, अगर ये पूछा जाए तो गीत अगीत दोनों ही सुंदर हैं, क्योंकि एक शुक के मन के भाव हैं और दूसरे शुकी जो तोती है या मैना है उसके मन के भाव हैं। तो दोनों के मन के भाव प्रेम से भरे हुए हैं, इसलिए दोनों ही सुंदर हैं। तो बच्चों, आइए अब शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हैं बच्चों। जो आपका आग्रह रहता है कि हमें प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आएंगे वो भी दिए जाएं, तो इस वीडियो में मैंने आपको अभ्यास कार्य जो है वो भी दिया है। पहला प्रश्न है हमारा, नदी के किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है? इससे संबंधित हमें पंक्तियां कही हैं कविता की। तो बच्चों, ये पंक्तियां हैं। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। ये पाठ्य पुस्तक संबंधी प्रश्न है। जो हमारा परीक्षा का प्रश्न पत्र रहता है उसमें इस तरह की पंक्तियां नहीं पूछी जाती हैं अक्सर। ख भाग, जब शुक गाता तो शुकी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस तरह के प्रश्न आते हैं बच्चों। शुक अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए मधुर गीत गाता है, उसका गीत पूरे वन में गूंजने लगता है, इससे शुकी के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वो ममता और स्नेह में डूबी हुई मौन रह जाती है, क्योंकि उस समय वो अपने अंडों को से रही होती है या सेक रही होती है। ग भाग में हमें प्रश्न है बच्चों, प्रेमी जब गीत गाता है तब प्रेमिका की क्या इच्छा होती है? अब प्रेमी और प्रेमिका वाले पद्यांश में से ये प्रश्न है। प्रेमी प्रेम गीत गाता है, जिसे सुनकर प्रेमिका अपना घर छोड़कर प्रेमी के पास दौड़कर चली आती है। वह नीम की छाया में छिपकर उसका प्रेम गीत सुनती है। उसमें ये इच्छा जागती है कि काश वह गीत की पंक्ति बन जाती और वो मौन रहकर प्रेमी के गीत में मग्न हो जाती है। घ भाग में हमें कहा गया है, जो प्रश्न है, प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए। तो पहला छंद हमने जो पढ़ा बेटा, उसमें दिया गया था नदी जो वेग से बहती है और अपने किनारों से बिछड़ते हुए जो उसके मन के भाव व्यक्त होते हैं उनके विषय में कहा गया है। तो हम जो प्रश्न है उसके अनुसार उसका उत्तर देंगे। पहले छंद में, छंद में लिखी हुई यह कविता है, तो छंद वर्णन के माध्यम से प्रकृति का चित्रण करते हुए कवि तेज गति से बहती हुई नदी का चित्रण करता है, उसका दृश्य उत्पन्न करता है, उसका चित्र बताता है। चित्रण का अर्थ है नदी अपने किनारों पर पड़े पत्थरों से अपनी विरह व्यथा, अपनी वियोग की जो पीड़ा है वो कहती है, जिससे उसके दिल का बोझ कम हो जाता है। उसके किनारों पर उगा गुलाब चुपचाप खड़ा रह जाता है। कवि ने नदी और गुलाब का बहुत ही अच्छा प्राकृतिक दृश्य यहाँ प्रस्तुत किया है इस छंद में। यह भाग में हमारे पास प्रश्न है बच्चों, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए। अब ये दूसरा जो हमारा शुक और शुकी का है कि पशु और पक्षी किस तरह प्रकृति से संबंधित हैं, उसके विषय में हम प्रश्न का उत्तर करेंगे। पशु पक्षी प्रकृति के अंग होते हैं। प्रकृति का सौंदर्य पशु पक्षी को, या पक्षियों कर सकते हैं हम, को गीत गाने की प्रेरणा देता है। पक्षी अपने आप में बहुवचन है।
प्रकृति का दृश्य ही उनके मन में प्रेम भाव उत्पन्न करता है। इस प्रकार वे प्रकृति के अभिन्न अंग बन जाते हैं। अभिन्न अंग का अर्थ है जिसे प्रकृति से अलग नहीं किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है हमारा बच्चों वो है च भाग, मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलित करती है, अपने शब्दों में लिखिए। अर्थात उसके मन के भावों को किस तरह वो झकझोरती है, वो होता है आंदोलित करना। किस तरह से एक भाव का बाहर कैसे आते हैं वो भाव, उसके विषय में पूछा है। प्रकृति मनुष्य को अनेक रूपों में आंदोलित करती है। प्रकृति में व्याप्त, व्याप्त का अर्थ होता है फैला हुआ, संगीत और रंग बिरंगे पशु पक्षी मनुष्य को आनंद की विभूति एवं एहसास करवाते हैं, अर्थात आनंद अनुभव करवाते हैं। प्रकृति का निर्मल वातावरण मनुष्य को तनावों से मुक्त करता है। उसके इन रूपों को देखकर मनुष्य लेखक या कवि बन जाता है। 6 भाग में हमें प्रश्न दिया है, सभी कुछ गीत है, अगीत कुछ नहीं होता, कुछ अगीत भी होता है क्या, स्पष्ट कीजिए। अब कवि ने हमारे सामने प्रश्न रखा है कि अगीत क्या है और वो क्या सुंदर है। तो गीत और अगीत में बच्चों यह अंतर है कि गीत मुखरित संवेदनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है, अर्थात मुख से जो हम बोलते हैं वो गीत है, जबकि अगीत संवेदनाओं के सौंदर्य में डूबकर मौन रह जाने की शैली है कि आपके मन में भाव तो उत्पन्न हो रहे हैं पर आप उन भावों को केवल महसूस कर रहे हैं, उन्हें व्यक्त नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, वह अगीत है। मन के भाव जब स्वर पाकर अर्थात आवाज पाकर व्यक्त हो जाते हैं तो गीत का जन्म होता है। इसी तरह जब भावों को शब्द नहीं मिलते अर्थात जब भाव अव्यक्त रह जाते हैं, बिना बोले हुए रह जाते हैं, तब उस स्थिति को अगीत कहा जाता है। इसलिए अगीत एक निशब्द अर्थात बिना कहा हुआ शब्द है, परंतु भावनापूर्ण अभिव्यक्ति अथवा भाव होता है। ज भाग में हमारे पास प्रश्न दिया है बच्चों, गीत अगीत के केंद्रीय भाव को लिखिए। अब केंद्रीय भाव से अभिप्राय है कि कविता का केंद्र क्या है, किस भाव को केंद्र बनाकर कविता लिखी गई है। तो इस कविता का केंद्रीय भाव यह है कि जिस भाव या विचार को शब्द और स्वर के माध्यम से व्यक्त करने अर्थात बोलने का हुनर मिल जाता है वह गीत है। और जिस भावना को व्यक्त नहीं किया जा सके, बोला नहीं जा सके, केवल हम महसूस करें बल्कि उसमें और अधिक डूब जाया जाए, वह अगीत होता है। अगीत मन में रह जाता है, उसकी गूंज केवल मन के अंदर ही रहती है, अर्थात अगीत को केवल हम महसूस करते हैं, उसे वाणी के माध्यम से, आवाज के माध्यम से हम व्यक्त नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमें दिया गया है बच्चों, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। हमें कविता की पंक्तियां दी गई हैं और कहा गया है कि किसके संदर्भ में ये कही है। संदर्भ का अर्थ होता है बारे में, कि किसके बारे में ये पंक्तियां कही गई हैं वो बताते हुए उसकी व्याख्या भी कीजिए। तो अपने पतझड़ के सपनों का जैसे हमने व्याख्या की बच्चों, तो आप सभी को पता है कि ये नदी के किनारे पर उगा हुआ जो गुलाब का फूल है वो अपनी कोमल भावनाओं को बताना चाहता है सबको। वो सोचता है कि यदि ईश्वर उसे वाणी का वरदान दे देते या ईश्वर से उसे वाणी का वरदान मिला होता, आवाज मिली होती, तो वह दुनिया को गीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को बता सकता था। इसलिए वो कह रहा है कि मैं भी जग को अपने पतझड़ के सपनों का गीत सुनाता। दूसरा जो हमें दिया गया है, दूसरे ख भाग में जो पंक्तियां दी गई हैं, गाता शुक जब किरण बसंती छूती अंग परण से छनकर, ये शुक और शुकी के प्रेम को यहाँ व्यक्त किया गया है। कवि पशु पक्षियों पर पड़ने वाले प्राकृतिक अर्थात प्रकृति का जो प्रभाव है उसका वर्णन करते हुए लिखता है कि जब वसंतकालीन अर्थात वसंत के मौसम में सूर्य की किरण शुक का जो तोता होता है उसके पंखों का स्पर्श करती है तो वो खुश होकर गाने लगता है। उसका गीत मुखर हो जाता है अर्थात उसके मुख से बाहर निकल जाता है स्वर के रूप में, जबकि शुकी की आवाज स्नेह में डूबकर रह जाती है।
ग भाग में हमें जो पंक्ति दी है बच्चों, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, विधना यूं मन में गुनती है। यहाँ प्रेमी और प्रेमिका के जो प्रेम को व्यक्त किया गया है वो पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में कवि ने यह दर्शाया है या दिखाया है कि मनुष्य का प्रेम प्रकृति का ही एक अभिन्न अंग है, उसे प्रकृति से अलग नहीं किया जा सकता। प्रेमी का गीत सुनकर प्रेमिका सोचती है कि वो प्रेम गीत की पंक्ति ही क्यों ना बन पाई। वह मन ही मन सोचकर रह जाती है, पर उस पंक्ति को गा नहीं पाती है। तो बच्चों, ये हमारा गीत गीत का अभ्यास कार्य था। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने अभ्यास कार्य के साथ साथ आपको व्याख्या करवाई वो आपको पसंद आएगी और आपकी शिक्षा में मददगार सिद्ध होगी। आपसे मेरा पुनः आग्रह है कि जिन बच्चों ने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सर्वप्रथम इसे सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर आपको जो भी नए वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किए जाएं वो आसानी से मिल पाए और आपकी शिक्षा में वो मददगार सिद्ध हों। इसी आशा के साथ कि आप मेरे चैनल को इतना ही स्नेह देते रहेंगे, सभी बच्चों का मैं एक बार पुनः धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।